50 कोस दूर जब कोई बच्चा बिहार बोर्ड की तैयारी करता है तो सभी कहते हैं कि एक सीरीज देख ले, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित एंड यू वाचिंग द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो 2022 में पूछे जा चुके हैं, तो उनके हम सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम लोग और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे हम लोग शुरू से अंत तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा में यथार्थ शक्ति का व्यंजक क्या होता है। यथार्थ शक्ति यानी एवरेज शक्ति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर बात कर लीजिए जो शक्ति होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं P बराबर होता है VRMS IRMS cos फाई, यस और नो। तो ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्यंजक क्या होगा। तो अगर देखें तो व्यंजक ओरिजिनली यही होना चाहिए। ठीक ना, मतलब बट चूंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो उसमें जो भी होता है वो कहीं ना कहीं विद्युत वाहक बल के रूप में एकत्रित होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ERMS IRMS cos फाई, यस और नो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इस हिसाब से आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है। तो अगर बात कर ली जाए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक के बारे में बात की जाए तो शक्ति गुणांक को cos फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, cos फाई, जो कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग B/H के बराबर होता है। और अगर हम इसके एक्सिस पर देखा जाए तो x एक्सिस पर होता है प्रतिरोध R, y एक्सिस पर होता है प्रेरणिक प्रतिरोध XL जो ω/L के बराबर होता है। और इसका जो परिणामी होगा जो H होगा वो कहीं ना कहीं R हो प्रतिबाधा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रिजल्ट Z होता है प्रतिबाधा। ठीक ना, Z होता है प्रतिबाधा जो रिजल्टेंट के रूप में एकत्रित होता है। ठीक है, Z √R² + XL²। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इसका cos फाई होने वाला है, cos फाई B/H यानी R/Z होने वाला है। क्या होने वाला है, R/Z होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे कि इस शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, R/Z, सॉरी R/Z। ऑप्शन नंबर, इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा R/Z। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं कि LR परिपथ में कलांतर कितना होता है। कलांतर मतलब कोण का अंतर। हमेशा ध्यान रखें जो कलांतर होता है वो tan से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, tan से। ठीक है, tan फाई। और अगर वही बात करता है शक्ति गुणांक तो शक्ति गुणांक cos फाई, ऊपर हम लोग देख लिए लगभग। ठीक है, जो tan थीटा कहीं ना कहीं होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा P/B। और अभी थोड़ा देर पहले हम बात किए कि अगर एक्सिस पर देखा जाए तो x एक्स पर होता है R और y एक्स पर होता है XL, है ना, जो ω/L के बराबर होता है, यस और नो। तो क्या हो जाएगा कि tan फाई जो हो जाएगा हमारा, tan फाई वो हो जाएगा P के जगह पर क्या लिखेंगे हम, P के जगह पर XL अपॉन R, और XL का वैल्यू क्या है ω/L अपॉन R। तो कहीं ना कहीं ω/L अपॉन R होना चाहिए tan इनवर्स बराबर। ठीक ना, अगर हम यहाँ से निकाल दे फाई तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा ω/L अपॉन R, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगी, ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात क्या होता है, व्हाट इज द परिनमन अनुपात ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अगर ट्रांसफार्मर के लिए बात करें तो ट्रांसफार्मर का जो परिनमन अनुपात होता है, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं उसको R से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, R बराबर होता है VS अपॉन VP, मतलब दूसरे कॉइल में विभव बटे पहले कॉइल में विभव। इसके अलावा ये होता है NS बटे NP, फेरों की संख्या दूसरे में बटे पहले में। इसके अलावा ये I1 IP बटे IS होता है। ठीक है, कि पहले में धारा बटे दूसरे में धारा। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शंस कौन होने वाले, तो इस हिसाब से ऑप्शन कहने के ऑप्शन नंबर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है R गुने C का विमेय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगा मतलब जो है उस पूरे लगाएंगे तो R बराबर क्या जानते हैं V/I, यस और नो, और Q बराबर क्या जानते हैं CV। तो कहीं ना कहीं इसमें V Q वाले कॉमन है कि नहीं है, तो हम V बराबर लिख सकते हैं यहाँ से Q/C, यस और नो। ठीक है, और हम R को अब क्या लिखेंगे कि V के जगह लिखेंगे Q/C इंटू I, और कहीं ना कहीं हमको R गुने C का ना वैल्यू चाहिए, तो R इधर C डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो Q/I, और Q/I कहीं ना कहीं टाइम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टाइम के। तो हम क्या समझे कि R गुने जो C हो कहीं ना कहीं इसका विमेय सूत्र टाइम के विमेय सूत्र के बराबर होगा। देखिए, तो जिसमें T के पावर 1 होगा वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, ठीक।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या है? ठीक है, किसी ध्रुव का जो शक्ति होता है उसी को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। नॉर्थ पोल का अपना ध्रुव प्रबलता होगा, साउथ पोल का अपना ध्रुव प्रबलता होगा। किसी कॉइल के लिए जो ध्रुव प्रबलता होता है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा स्मॉल m I गुने L के बराबर होता है, उसका लेंथ। ठीक है, तो I का एम्पियर, इसका मीटर, तो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। अच्छा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का पूछा हुआ है, बड़का M। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। लिख लीजिए नोट करके, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इससे एक और बात सीख लेना एकदम ही जरूरी है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखा जाए तो ये होता है दक्षिण से उत्तर की ओर। किधर से किधर की ओर? दक्षिण से उत्तर ध्रुव की होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तर की ओर। किसका? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की ओर दिशा पूछ ले। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछेगा तो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण। क्षेत्र अगर बी की दिशा पूछ ले तो होता है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, जबकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के पूछ लेते क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। नहीं, बातें नोट जरूर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित करने में किया गया कार्य क्या? अगर हम दोनों पक्ष के बारे में बात करें, विद्युतीय क्षेत्र के लिए ई और बी के लिए, तो ई में क्या होता था? W बराबर, ई में क्या होंगे? ई में हो जाएंगे W बराबर होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसमें सिर्फ चेंज क्या होता है? W बराबर PE के जगह पर MB हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, किया गया कार्य जो होता है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, सी होगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान मतलब M, ऊर्जा मतलब E, एनर्जी, तो E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, आइंस्टीन वाला जो समीकरण था, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दार्शनिक संख्या 8 की द्विधारी संख्या क्या होगा? अच्छा, देख लेते हैं, 8 है ना हमारा, 8 की द्विधारी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8 को इस रूप में लिखेंगे, 2 के पारा में कितने बार में? 4 बार में, शेष आ गया 0, शेष को इधर लिखते हैं। फिर 2 के पारा में, फिर 2 बार में, शेष कितना आ गया? 0। फिर 2 के पारा में 1 बार में, शेष कितना आ गया? 0। फिर 2 के पारा में 0 बार में, शेष कितना आ गया? 1। तो जब तक ले भाग 0 से नहीं लगा दे तब तक हम इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे और नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 1 0 0 0, और इसके बेस पे नीचे 2 लिख देंगे, तो यही 8 का क्या हो जाएगा? द्विधारी संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला नैन गेट का संकेत होता है, तो नैन गेट किससे बना होता है? नॉट प्लस एंड। नैन गेट इज इक्वल्स टू, नैंड जो होता है NAND, ये होता है नॉट प्लस एंड का, नॉट प्लस एंड का। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी फिगर बनता था पहले एंड गेट का आधा पार्ट आएगा, तो एंड गेट का कहीं ना कहीं सिंबल इस प्रकार से होता है, अगर आपको यादें हो तो। और नॉट गेट का होता है सिंबल इस प्रकार से। ठीक है, नॉट गेट का जो सिंबल होता है, यहाँ नॉट लगल रहता है और इस प्रकार से होता है। तो जब भी दोनों नैन गेट का बनेगा तो नैन गेट में सबसे पहले एंड का आएगा आधा वाला पोर्शन, तो एंड का आधा वाला पोर्शन आ गया, और नॉट का बाद वाला पोर्शन, तो ये किसका हो जाएगा? नैन गेट का। किसका? नैन गेट का, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध आयु काल टी हाफ के लिए 6 नियतांक के बीच संबंध क्या होगा? 6 नियतांक का संबंध होता है टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसके अलावा टी हाफ अर्ध आयु के लिए अगर औसत आयु के बीच संबंध पूछेगा, किसके बीच? औसत आयु के लिए, तो जो टी एवरेज होता है, टी एवरेज, ठीक है, जनरली हिंदी में औसत लिखल रहता है, TA लिखल रहता है, वो होता है 1 बटे लैम्डा के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 बटे लैम्डा के बराबर। तो याद रखेंगे कि अगर टी हाफ यानी अर्ध आयु के बीच संबंध पूछ रहा है तो 0.693 अपॉन लैम्डा, अगर औसत आयु के बीच पूछ रहा है तो 1 बटे लैम्डा हो जाता है सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो अल्फा कण में चूंकि अल्फा कण होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु की संख्या 2, और 2 परमाणु संख्या किसके लिए होता है? हीलियम के लिए, हाइड्रोजन तक के लिए 1 हो जाएगा। इसका मतलब 12 के C होना चाहिए कि हीलियम नाभिक की तरह हमारा अल्फा किरण व्यवहार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? हमेशा एक बात रखें, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है तो वही परमाणु नहीं दूसरे परमाणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें वही परमाणु बन रहा था, ऑप्शन तो ए गलत हो ही जाएगा। इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। अब चेक करेंगे कि कितने से, ठीक ना। अब चूंकि हीलियम निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं परमाणु संख्या 2 से घटना चाहिए।
इसमें भी घटा, इसमें भी घटा, इसमें घटा, और द्रव्यमान 4 से घटना चाहिए, तो इसमें 34 ई, तो इसको छोड़ ही देना है, ठीक ना। आगे देखते हैं, इसमें 38 था, 39 बढ़ गया, तो परमाणु संख्या बढ़ गया, इसका मतलब कि घटना चाहिए ना, किसी से छीन रहे तो उसका द्रव्यमान घटना जाएगा। और इसका क्या था, 38 हो गया 34, तो इसमें 2 और दुगुना से घटाना, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायो-सैवर्ट के सदिश नियम का निरूपण करता है। और बायो-सैवर्ट के बारे में देखे तो डीवी बराबर क्या बता दी थी, डीवी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यस और नो, आर स्क्वायर। लेकिन सदिश रूप में पूछा तो सदिश में हमेशा एक आर कैप लगा दिया था, यूनिट वेक्टर, इसका मान होता है 1 जनरली, लेकिन इसको बाद में क्या लिखते हैं, आर वेक्टर बटे मॉड आर। अब मॉड आर कहीं ना कहीं गुना होकर आर स्क्वायर से आर क्यू का निर्माण कर लेता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कि जो जिसके बटा में आर क्यू होगा वही किसी न किसी सब का सदिश रूप होगा, नहीं सब का सदिश रूप, तो इसमें तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा, 14 के ऑप्शन नंबर सी। बिंदु स्रोत के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो ई बराबर एफ बटे क्यू, एकांक आवेश में अनुभव किया गया विद्युतीय बल को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है इससे, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलम, ठीक है, या फिर एक और होता है वोल्ट पर मीटर। बीमा के बारे में बात करें तो बीमा इसका हो जाता है 11 - 31 ml 1 t - 3 a - 1, ठीक है, 11 - 31 समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। अच्छा, तो अगर घनत्व के बारे में बात करें तो घनत्व जनरली 3 प्रकार के, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे एल, क्योंकि लंबाई में खोजा जाता है तो क्यू बटे एल हो जाएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी या सतह आवेश घनत्व जिसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते होता है क्यू बटे में ए, एरिया, ठीक ना। और तीसरा होता है हमारा आयतन आवेश घनत्व जिसको रो से इंडिकेट करते हैं, रो बराबर होता है क्यू बटा में आयतन यानी भी, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा था, आवेश का पृष्ठ घनत्व था, क्यू बटा में ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं अगर आपको लग दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए कौन निम्नलिखित में सही है, ठीक ना। तो अगर सिर्फ एक खोखला गोला से जनरली लिखना चाहिए था, बट कोई नहीं। अगर सिर्फ गोला के बारे में कहा जाए जिसकी त्रिज्या आर है तो उसका संधारित्र का धारिता था 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। लेकिन चूंकि ई खोखला गोला हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, खोखला गोला हो गया, ठीक है। तो इधर ई आर और यहाँ से यहाँ आर ले ले, ठीक है, और इसको हम छोटा आर ले ले, क्या ले ले, छोटा वाला आर, अंदर वाला को हम क्या कर दें, छोटा वाला आर लिख दें, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो धारिता होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर बटे आर माइनस आर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि म्यू किसके बराबर होता है, ठीक ना। तो जो म्यू होता है वो μ2 बटे μ1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, μ2 बटे μ1 के बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर काल वास्तविक और उल्टा बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। रेटिना पर जो फोकस बनता है। अगला खगोलीय दूरबीन का आवर्धन, ठीक ना। अगर अनंत के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में, अनंत के बारे में, तो इसका जो आवर्धन था m बराबर -f0 अपॉन f होता है, ठीक ना। नीचे एरो देकर आपको लिखना होगा कि खगोलीय दूरबीन में जो आवर्धन क्षमता होता है वो अनंत पर m बराबर f0 बटे fe होता है, ठीक है। वही अगर जनरल पॉइंट पर देखा जाए, इन जनरल सामान्य बिंदु पर तो जो m हो जाता है, ठीक है, m हो जाता है -f0 बटे fe होता है, अब 1 + d/f हो जाता है, ठीक है। तो दोनों बातें नोट कर लेंगे, सामान्य बिंदु पर खगोलीय दूरबीन का जो आवर्धन होता है m बराबर -f0 बटे fe और 1 + d/f, ओके। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण मुख्य रूप से सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अपवर्तन भी होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे रहे हैं तो सही है, लेकिन ज्यादा का अगर जो वर्ण इंद्रधनुष बनता है उसमें 90% और 10% का बात रहता है, 10% अपवर्तन भी होता है और 90% वर्ण विक्षेपण भी होता है, लेकिन इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो जो
तरंग के गुण का पालन नहीं करें, ठीक है। तो प्रकाश तरंग है, विद्युत चुम्बकीय एक्सरे भी है, ध्वनि नहीं है और अक्षकिरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पारदर्शी माध्यम में हीरा का क्रांतित कोण क्या होता है? अच्छा, हीरा का क्रांतित कोण लगभग 24.41। अच्छा, यहाँ से अगर अपवर्तनांक पूछ दे हीरा का, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ठीक है क्या। आगे, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? अगर एनर्जी के बारे में बात करें तो hc/λ होती है, लेकिन फोटोन के बारे में कह रहा था c/λ को हम न्यू से सूचित करते हैं। किससे? न्यू से। तो E बराबर क्या हो जाएगा? h इंटू न्यू। ऑप्शन नंबर ए फोटोन की ऊर्जा होती है। 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H किसके बराबर होती है? ठीक है, तो H जो बराबर होती है वो μ0 बटे B0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? μ0 बटे B के बराबर होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए B। 25 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, इससे पहले 2 लाइन कहना चाहूँगा सभी के लिए जो सही में मेहनत कर रहे हैं और जो जिनमें कमी हो रहा है सुधार करने का प्रयास करें। जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए 2 लाइन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या बोले? रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते क्वेश्चन नंबर 25 को कि क्वेश्चन क्या करा कि चुंबकीय क्षेत्र H का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो जो H होता है कहीं ना कहीं B0 बटे μ0 के बराबर होता है। ठीक है, शायद पीछे बाय मिस्टेक उल्टा लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे ऊंचा चई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? सर ऊंचा चई में कहता ऊंचा चई ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के, एक ऊंचा चई जो ऊंचा कर दे वोल्टेज को तो उसको ऊंचा चई बोलेंगे, ऊंचा चई। और जो 50 है उसको अप चई, अप चई है ना, अप चई मतलब जिसको नहीं पहुंचता वोल्टेज वही कम कर देता है। तो ये वोल्टेज बढ़ा रहा है तो इसका सेकंड वाला का वोल्टेज ज़्यादा होगा पहला से, क्योंकि पहले से लेके नंबर का करेगा। इसका सेकंड वाला का छोटा होगा पहला से। दूसरी बात, अच्छा कोई वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो स्टोर करने के लिए उसके पास होना चाहिए। तो अगर इसका मतलब है कि ऊंचा चई में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो ज़्यादा होगा तभी पहले से खींच कर स्टोर कर देगा। तो ऊंचा चई में ऊंचा चाहिए, अप चई नहीं होगा। ऊंचा चई में NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड को, दूसरी क्वाइल में कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और एक में क्या होगा? कम होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब धारा घट रहा होगा। तो ऊंचा चई के लिए क्या होगा? धारा जो होता है ये कम होता है और अपचय में धारा का मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, IS ग्रेटर देन IP। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब क्या है? ऊंचा चई ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं जो दूसरा वाला का वोल्टेज होगा पहले वाला से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर B सही हो रहा है हमारा। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जाएगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। सबसे पहले प्रतिघात 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है धारिता वाला जरा XC कहते हैं जो होता है, ठीक ना, ओमेगा C के बराबर, और ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2πN इंटू F, है ना। ठीक है, और एक होता है XL प्रेरक वाला, ठीक ना, XL जो होता है ओमेगा L जो बराबर होता है। अच्छा ये जो होता है, 1 मिनट ध्यान देंगे, 1 मिनट, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें। XC होता है जो 1/ωc होता है। ठीक है, 1/ωc, और क्या होगा? 1/ इसको 2πN इंटू F लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2πN इंटू F। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स वाली चाहे हम लिखे, ठीक ना। और ये होता है XL जो होता है ओमेगा L के बराबर होता है, जो कि 2πN F होता है। ठीक है, और दिष्ट धारा के बारे में बात करें तो दिष्ट धारा के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति का मान होता है 0। क्या होता है? 0। अब देखिए, तो अगर प्रेरणिक प्रतिघात में हम F का मान 0 रखेंगे तो E 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 दिष्ट धारा के लिए। और इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर धारतीय का था तो ये हो जाता अनंत। तो हमसे क्या पूछ रहा था? दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात पूछ रहा था। तो प्रेरणिक प्रतिघात चूंकि F का मान 0 तो पूरा XL का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए, 27 का ऑप्शन नंबर ए। वही धारतीय प्रतिघात के लिए पूछता कि दिष्ट धारा में धारतीय प्रतिघात क्या होगा, तो होता इनफाइनाइट। वो क्या हो जाता है?
इनफाइनाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारावाहिक कुंडली के लिए विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। एम बराबर, अगर दिन को याद हो तो नहीं आना है इस क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर घूमता है और बहुत खतरनाक घूमता है। ठीक ना, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण के बारे में एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। सीधा कहता है फॉर्मूला में कि नहीं IA, अगर आ जाइएगा तो आपको दक्षिण से उत्तर की ओर इतना जोर से फेंकेंगे, फिर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका कि धारावाहिक कुंडली में जो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण बार बार समझाता है किसी को नहीं आइए। ठीक ना, अगर आइएगा तो किधर से किधर भेजेंगे, साउथ से नॉर्थ की ओर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ जाएंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। ठीक है का, आगे समझा जाए। धारावाहिक कुंडली हो गया। 29 नंबर, विद्युत तीव्रता कैसे मात्रक, वही न्यूटन प्रति कूलम या फिर इसको वोल्ट पर मीटर लिखा जा सकता है मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, आगे समझते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व, सबसे पहले धारा घनत्व को जे सूचित करते हैं, वो होता है धारा बटे क्षेत्रफल। ठीक है, I/A। निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही है, तो हम क्या जानते हैं, VD जो होता है गतिशीलता समानुपाती होता है E के, और E हटेगा तो यहाँ आता है कि म्यू नियतांक। ठीक, कौन आता है, म्यू, जो म्यू इंटू E के बराबर होता है। तो हम क्या समझ जाएंगे कि म्यू किसके बराबर होगा, VD/E के। ऑप्शन नंबर है कहीं भी का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, जहां अनुपात हटेगा वही ना सिंबल आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 वाट, वाट कहने के W होता है, W बराबर J/T किया गया कार्य बटे समय, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, है ना, ऑप्शन नंबर जूल पर सेकेंड, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगला कि नीला रंग में नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होता है, याद करने के लिए एक तरीका होता है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, जो स्मॉल में लिख रहे हैं उसका कुछ वैल्यू नहीं, बड़ा कैपिटल वाला का, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर। ठीक है क्या, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। ठीक है क्या, और येलो, जी से ग्रीन, बी से फिर से ब्लू। ठीक है, ब्लू यहाँ पे है, और काउंट करने आता है कोई 1 2 3 4 5 6 7 हमेशा काउंटिंग जब भी कलर कोड लिखे तो काउंटिंग 0 शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लू है, नीला है, उसका 6 जा रहा है कलर कोड, इसका मतलब नीला का कलर कोड क्या होंगे, 6 होंगे, ऑप्शन नंबर डी। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, सबसे इंपॉर्टेंट, एम्पियर घंटा मात्रक है ऊर्जा का किस, अच्छा जस्ट वेट, एम्पियर घंटा I गुने A। भाई साहब ना, किलो वाट घंटा होता है ना, किलो वाट घंटा तब होता है, जैसे KWH होता है, किलो वाट घंटा होता है ऊर्जा का मात्रक, KWH रहता तब होता है ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, किलो वाट आवर। ये क्या एम्पियर, यानी I गुने समय T, तो I गुने T के किसका होता है, आवेश का होता है, किसका, आवेश, ऑप्शन नंबर बी का सही होगा इसका जवाब। ठीक है, और किलो वाट घंटा रहता तो विद्युत ऊर्जा, एम्पियर घंटा, तो एम्पियर घंटा के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेश का सही मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज बल के बराबर था, लॉरेंज भैया बता दिए थे कि F बराबर QE को जोड़ दीजिएगा, F बराबर Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के साथ, तो वो आ जाएगा लॉरेंज बल। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता की फोकस दूरी क्या होगी, ऐसा फोकस दूरी होता है 1/, क्षमता के बराबर, है ना। अच्छा, क्षमता कितना दिया हुआ, 4 डायोप्टर, है ना। अच्छा ठीक है, यानी कि अगर हम इसको लिखे तो 0.25 मीटर लिख देंगे। ठीक है ना, 0.25 मीटर अगर है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगर सेंटीमीटर में लिखना है 100 से गुना कर दे तो कहीं ना कहीं 25 सेंटीमीटर हो जाता, तो ऑप्शन में कुछ नहीं था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 36 के ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण की क्षमता के लिए सही है, जो W होता है वो म्यू V माइनस म्यू R बटे
म्यू ही बटे म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस वन, म्यू वाई माइनस वन। ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कांच के लेंस का जो म्यू बराबर 3/2 है कि हवा की फोकस दूरी एफ है, जो है जिसके लिए म्यू का मान है 4/3, तो एफ डब्ल्यू क्या होगा? इफ वाटर 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 वाटर, यस और नो? ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम क्या जानते हैं कि जो एफ डब्ल्यू पूछ रहा है वो क्या होगा? एफ डब्ल्यू फोकस दूरी, एफ डब्ल्यू क्या होगा? फोकस दूरी एफ ए है, तो एफ डब्ल्यू क्या होगा? अच्छा, कहीं ना कहीं जो अपवर्तनांक होता है, क्या होता है? कहीं ना कहीं जो अपवर्तनांक होता है, फोकस दूरी का जो अंतर होता है एफ ए बटे एफ डब्ल्यू, कहीं ना कहीं, ठीक है ना, इसको मिटा देते, इसे हमारे काम का नहीं है। क्या बताई जा रही है आपको कि कहीं ना कहीं फोकस दूरी का जो रेशियो होता है वो होता है उसके अपवर्तनांक के रेशियो के बराबर। ठीक है, जैसे ऊपर क्या लिए, एयर लिए, तो म्यू एयर बटे म्यू नॉट, अब म्यू वाटर बटे म्यू नॉट के बराबर होता है। ठीक है क्या? चलिए, तो एयर ऊपर लिखे, हमको जनरली ई चाहिए था, सर लास्ट में हम करना होगा हमको, तो एम ए बटे म्यू नॉट से म्यू नॉट का कट गया, तो एयर के लिए कितना दिया हुआ? 3/2, और इसके लिए 4/3। ठीक है, चलिए, तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएंगे कि एफ ए बटे एफ डब्ल्यू, इसे पूछा जा रहा था एफ डब्ल्यू के, लास्ट में हमको सीधा करना होगा, तो क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/8। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि एफ डब्ल्यू क्या होगा? क्या होगा एफ डब्ल्यू? क्या पूछे जा रहे हैं हमसे? एफ डब्ल्यू क्या होंगे? तो एफ डब्ल्यू जो होंगे कहीं ना कहीं हो जाएंगे 8/9 इंटू एफ ए, 8/9 इंटू एफ ए। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा 8/9। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्वेश्चन कुछ और कह रहे थे ना कि इसकी फोकस दूरी एफ है, तो एफ डब्ल्यू क्या होगा? तो एफ डब्ल्यू बराबर एफ ए, हम क्या सीखे अभी तक ले कि म्यू 2 बटे म्यू 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, 4/3 बटा 3/2, 3 से 3 नहीं ना कट जाएगा, नहीं कटने वाला। ओके, अच्छा, म्यू 2 - 1 बटे म्यू 1 - 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका तो जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या कह रहा है कि यदि कांच के लेंस में म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ ए है और पानी में म्यू का मान 4/3 है, तो एफ डब्ल्यू का मान क्या होगा? ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर इसको हम F1 मान लें, ठीक है ना, इसको हम F1 मान लें एफ ए के, और इसको हम F2 मान लें थोड़ा देर के लिए। एक इक्वेशन होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इक्वेशन होता है कि F2/F1 बराबर होता है म्यू, और क्योंकि दूसरा हमारा क्या है, वाटर है ना, तो इसके लिए हो जाता है, म्यू, दूसरा क्या है, वाटर, म्यू डब्ल्यू बटे म्यू ए यानी एयर बटे कहते हैं म्यू जी बटे म्यू एयर, और -1 हो जाता है। मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं क्योंकि इसका रेशियो कितना दिया 3/2, वाटर 4/3, सॉरी 4/3 -1, और ये क्या हो जाएगा 3/2 -1। ठीक है, तो जवाब जो क्या होने वाले हैं, देखिए 4 - 3/3, और क्या हो जाएंगे 3 - 1/2। ठीक है, तो जो आंसर्स होने जा रहे हैं, ठीक ना, 1/3 और 1/2/2, 2/2, तो इसे कट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं,
हम देख रहे हैं कि F2/F1 जो है 1/3 के इक्वल आ रहा था, कहीं ना कहीं हमको F2 चाहिए था ना। हम लिख सकते हैं कि 3F2 बराबर जो होगा वो F1 के बराबर होगा। ठीक है, और F2 को कहीं ना कहीं हम क्या माने थे, हम F2 को माने थे, F2 हमारा कौन था, FW। तो 2 गुने जो FW होगा वो FG के बराबर होगा, तो FA के बराबर होगा। ठीक, किसके बराबर होगा, FA के। ठीक है, तो 2 गुने FA, तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर होना चाहिए हमारा A नंबर। 3 गुना सॉरी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर C होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रकाश की तीव्रता, कौन सा संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। तो रेले के अनुसार, रेले वैज्ञानिक थे, लैम्डा जो होता है समानुपाती होता है 1/λ⁴। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आवेश के लिए सही है, तो आवेश पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो अवस्था 1.6 के बाद -19 कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, कुछ बातें याद करना ही होगा आपको, जिसमें से पहला यही है, जो सोडियम का कार्यफलन होता है 2.75, ठीक है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका सही माना जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। और एक और बात सीख लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है। अगला कार्य, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान बटे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। निम्नलिखित में कि कौन चुंबक के लिए सही है। अच्छा, एक बात अगर फिर से हम आ जाए विद्युतीय क्षेत्र में, तो विद्युतीय क्षेत्र में भी क्या था कि ई एक्सिस बराबर 2 गुने ई इक्वेटोरियल, तो सेम इसमें बी एक्सिस जो होता है वह 2 गुने बी इक्वेटोरियल निरक्षीय कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन चुंबक के आवर्त का व्यंजक क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे टाई बराबर 2π√√EL है बटा MBH हो जाएगा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 45 नंबर का निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के लिए सही है। तो ये हो जाएगा N² समानुपाती होता है BH के। N² किस समानुपाती होता है, BH का, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट के नियम का पालन करता था। T से टेंजेंट, T से टेन वाली बात। ठीक है, तो B बराबर कहीं ना कहीं BH tan थीटा होगा, B बराबर BH tan थीटा, ये टेंजेंट रूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू बराबर होता है μ0 × μr के। ठीक है, तो μr ना सब में शायद पूछ रहा है, तो μr बराबर क्या हो जाएगा, μ/μ0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो अगर हम इसको बी, ये हमारा बी भी है और ये हमारा BH है, इसका जो रिजल्टेंट बी होता है वो कैसे निकलता है, BH बराबर BH के स्क्वायर प्लस BB के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये संबंध सही है और किसी चुंबक के लिए। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। हम क्या जानते हैं कि 1/√μ0 जो होता है चाल के लिए सही होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहे हैं आपको, जो सी के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा है, कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र, जनरली अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है टेस्ला या ठीक है ना, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो सीजीएस मात्रक होता है 10 के पावर 4 होता है। ये बताने के पीछे रीजन क्या बता रहे हैं, 10 के पावर 4 गॉस, 10 के पावर, हाँ जनरली गॉस होता है। क्या होता है? गॉस, GAUSS, ठीक है, हिंदी में गॉस ही होता है। और रिलेशन देखा जाता है 1 टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब 1 गॉस कहीं ना कहीं 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होगा। ठीक है, इसी से काम होने वाला हमारा, नोट कर लीजिएगा। आगे समझिए तो क्या हम समझने वाले हैं कि जो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो 1 गॉस होता है। क्या होता है? 1 गॉस, G4 गॉस, और जो कहीं ना कहीं 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। तो 1 गॉस 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होगा। ऑप्शन इसमें कुछ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर आप प्रीफर कर लेंगे कि एक को सही कर लेंगे। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। ठीक है, क्या आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिर 51 नंबर क्वेश्चन, कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होंगे। ठीक है ना, तो जब भी आपको कुंडली नजर आए और विद्युत चुंबक की बात नजर आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण है वो सभी पदार्थों को कहते हैं कि भाई साहब आप मेरे फील्ड में नहीं आइए, मेरे क्षेत्र में नहीं आइए। क्या बोले? एन से नहीं आइए। कौन बोलता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कि आप मेरे फील्ड में नहीं आइए, नहीं तो आपको हम इतना तेजी से फेंकेंगे साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर इतना तेजी से फेंकेंगे कि चकरा के गिर जाइएगा। ठीक है ना, तो दो बात सीखिए कि सबसे पहले कि कुंडली के लिए विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? नहीं आइए, यानी एन आइए, और हमेशा नचा के किधर से किधर फेंकता है? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा बातें। ठीक, गैल्वेनोमीटर के लिए धारा नियतांक क्या होता है? अगर गैल्वेनोमीटर के लिए और बात किया जाए, फाई जो होता है वो होता है एन धारा किसके लिए? गैल्वेनोमीटर के लिए जो फाई होता है वो कहीं ना कहीं बराबर होता है बीना, कहाँ गया भाई, हाँ, बीना बटा सी के। ठीक ना, और इसमें जो इसका जो नियतांक होता है वो 1/IA के जो होता है 1/IA के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि जो इसका के जनरली नियतांक बराबर होता है, के होता है बराबर इसका NBA/C के। किसके बराबर होता है? ठीक है ना, 1/के, कौन 1/के बराबर होता है? NBA/C। तो अगर हम सिर्फ के बारे में देखें, इसका जो नियतांक क्या होता है C/NAB के। ठीक है, तो इसका नियतांक किसके बराबर होगा? C/NAB के। तो 52 के ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आदर्श एमीटर के बारे में बात किया जाता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, जबकि आदर्श वही अगर वोल्ट मीटर का होता है। क्या कहता है? वोल्ट मीटर का होता है, तो उसके लिए प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। ऑप्शन नंबर उसके लिए मतलब उस हिसाब से होता है, लेकिन समझ में आ गया ना कि आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध 0 होते हैं, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध अनंत होते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? सबसे फेमस वेबर, या फिर हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स कहीं ना कहीं होता है फाई, वो B.A के बराबर हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर वेबर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, लेंज का नियम क्या कहता है? लिखने का प्रयास कीजिएगा कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित होने वाली विद्युत धारा उसी का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। यानी किसी कुंडली को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक ले जाएंगे तो उसमें विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाता है, और उसी का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ ओकरे धक्का देते हैं, कस प्रयास करते हैं। यही क्या है? लेंज का नियम। एक बार फिर से सुन के लिख लीजिएगा कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा उसी का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए कि प्रेरणिक प्रतिघात किसके बराबर होता है। ठीक ना, थोड़ा देर पहले बात किए थे कि प्रतिघात एक प्रेरणिक होता है और एक धारितीय होता है। तो XC मतलब धारितीय, जो ओमेगा 1/ओमेगा C के बराबर होता है, और XL ओमेगा L के बराबर होता है। ठीक है, और ओमेगा होता है 2πf, किसके बराबर होता है? 2πf। तो 2πf इंटू L, और इस जगह 1/2πf इंटू C। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात है, 2πf इंटू L हो जाएगा। ओके,
ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता क्या होता है? 1 प्लस डी बाई एफ। अगला, दो संपर्कित लेंस की शक्ति, जो कि संपर्कित लेंस की फोकस दूरी होता है 1/f1 प्लस 1/f2। और चूंकि p बराबर होता है 1/f, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा p है वो p1 प्लस p2 के बराबर होगा। यस और नो? ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक, यू थिंक, जो आपको लग रहा है वही सही होंगे, ठीक ना? लग रहे हैं सही है तो ठीक है। अगला है कि म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3, तो म्यू डब्ल्यू बटा डब्ल्यू म्यू जी क्या होगा? सर एक बार ध्यान रखेंगे, जो ऊपर है उनको ऊपर ही रहने देंगे, जो नीचे नीचे रहने देंगे, यानी रेशियो निकालना भाई। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू म्यू जी जो होता है वो म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक ना? तो 3/2 म्यू जी का 3/2 म्यू जी बटे 4/3 क्या हो जाएगा? ऊपर 3 3 9 बटे 8। वेट 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 वेट, आर वी गोइंग ऑन राइट वे और नॉट? ऊपर डब्ल्यू है ना बुआ, तो डब्ल्यू वाला 4/3 बटा 3/2, वही तो क्या हो जाएगा? 8/9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कांच के लिए क्रांतित कोण का मान क्या होता है? तो कांच के लिए क्रांतित कोण का मान लगभग 42 डिग्री होता है। कांच के लिए क्रांतित कोण का मान लगभग 42 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक अगर आप हीरा के बारे में जान लीजिए, हीरा का होता है 24 दशमलव लगभग 23 दशमलव कुछ यानी 24 डिग्री होता है। क्या होता है? हीरा का क्रांतित कोण 24 डिग्री। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। इसके बारे में एक अलावा बता दें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की पुष्टि कौन करता है कि ये अनुप्रस्थ होगा अनुदैर्ध्य होगा, तो उस क्रिया को बोलते हैं ध्रुवण। क्या कहते हैं? उस क्रिया का नाम है ध्रुवण नाम है। अगला है कि द्विपार्श्व में पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? तो अगर पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू को देखा जाए तो साइन आई बटे साइन आई होता है माय लॉर्ड, ठीक है। और इसके लिए आई का मान हो जाता है ए प्लस डेल्टा एम और आर का मान हो जाता है a/2। तो आपको अगर थोड़ा सा बातें समझ में रहेगी इस हिंट से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के, ठीक है। निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान होता है 8.85 10 के पावर -12 फैराड मीटर। एग्जाम में पूछा हुआ, और एग्जाम ही क्या तो पूछा होगा ही। विद्युत द्विध्रुव गुण कैसे मात्रक? तो P बराबर होता है Q × 2L। तो आवेश का कूलम्ब और दूरी का मीटर, तो कूलम्ब मीटर हो जाएगा का, ऑप्शन नंबर बी। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, जनरली कूलम्ब का नियम क्या होता है? K यानी 1/4 लिखे ना, ओके, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। लेकिन यही जब वेक्टर लगा देते हैं, एक ऊपर आर वेक्टर है बटे में आर हो जाता है, ये आर गुने हो जाएगा तो Q हो जाएगा, ऊपर आर वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इस चालक की धारिता, हम चालक का धारिता के लिए Q बराबर C भी याद रखिएगा भाई साहब, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टा भी। कहीं दिख रहा है आपको Q बट्टा भी? यहाँ देखिए, यहाँ दिखा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है? तो चालक आवेशित हो चाहे कैसा भी हो, ऊर्जा के लिए 2-3 फॉर्मूला है। अगर धारिता दिया हुआ तो और वोल्टेज तो 1/2 CV², और आवेश दिया हुआ और धारिता तो Q²/2C, और दोनों दिया हुआ आवेश और वोल्टेज तो QV/2। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी 1/2 CV²। देख लो अजी, देख लो, ठीक है क्या? चलो ठीक है। यदि असमान धारिता C के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता क्या होंगी? तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, समानांतर क्रम के लिए जो C इक्विवेलेंट होता है C1 + C2 + C3 होता है ना। तो ये बात ध्यान हमेशा रखिएगा। तो n गुने C हो जाएगा इसका। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर जो डाउट होगा उसको कमेंट में पूछ लेंगे, और बने रहें, ठीक ना। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहें, ठीक ना। हमेशा कोशिश करें कि आज से अपना बेस्ट कल बेस्ट देंगे, और जो परेशानी इसमें हो रही है कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
दिमाग को तेज कर दे रहा है।